मैं रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैंने महसूस किया कि वो आदमी मुझे देख रहा था। फिर फुटपाथ पर चंद कदम चलने के बाद ही मैंने महसूस किया कि वो आदमी भी रेस्टोरेंट से निकलकर मेरे पीछे आ रहा था। और फिर मैं अपने कंधे पर हाथ का बोझ महसूस करके रुक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी था। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, महाशय जरा मेरे साथ आओ। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, कौन हो जी तुम? क्या बात है? हम का कहाँ ले जावत हो? उसने कहा, पुलिस स्टेशन। मैंने ऊपर से आने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों? हम क्या चोर या डाकू लागत हैं? किसी की बहू बिटिया को उठाया हूँ क्या? उसके होंठों से सरसराती हुई सी आवाज निकली, तुम हथियारे हो। बहुत दिनों से कत्ल गारत मचा रखी है तुमने। बड़े बड़े सूरमाओं को पछाड़ा है तुमने, मगर अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका। चोपड़ा के हाथों से बचकर नहीं जा सकोगे तुम। उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं पहचान लिया गया था। ये गनीमत था कि वो अकेला ही था। उससे निमटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं खौफजदा होने का तासुर देते हुए बेबसी से इधर उधर देखने लगा। मैंने शिकस्त खूरदा से लहजे में कहा, मैं हार गया भाया, पर एक बात तो बता, तुम्हें होटल की उस लौंडिया ने मेरे बारे में बताया था। उसने मुझे कैसे पहचाना? वो बोला, एक रोज पहले तुम राधा के साथ यहाँ आए थे और बेला भी तुम्हारे पीछे पहुंच गई थी। बेला ने तुम्हारी गर्दन पर स्याह निशान की वजह से पहचाना था और उसने ये बात तुमसे कही थी जिसे उस वेट्रेस ने सुन लिया था। और आज उसने तुम्हें गर्दन के उसी निशान से पहचान लिया। ये लौंडिया कभी कभी हमारे लिए काम करती है। इत्तेफाक से इस वक्त मैं यहाँ मौजूद था। उसने मुझे बता दिया। अब तुम्हारा फायदा इसी में है कि शराफत से मेरे साथ चलो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मैंने कहा, भागे मेरे दुश्मन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर जरा रुक जाओ। राधा को भी आने दो। हम दोनों ने एक साथ मरण जीवन की कसम खाई है। फिर उसके पीछे देखते हुए बोला, लो वो आ गई राधा। उसने पीछे मुड़कर देखा और मैं उसी वक्त हरकत में आ गया। उसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर इस जोर का झटका दिया कि न सिर्फ पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर फुटपाथ के किनारे नाली में जा गिरा, बल्कि वो खुद भी कराहता हुआ दोहरा हो गया। मैंने उसके पेट पर जोरदार ठोकर मार दी और उसे गिराकर एक तरफ को भाग निकला, लेकिन उसने भी संभल कर मेरे पीछे दौड़ लगा दी। उसने दूर ही से छलांग लगाई थी। मैं उसकी जद में आ गया और लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर काबू पा सकता, मैं संभल गया और उसे टांगों पर उठाकर पूरी कुव्वत से उछल दिया। वो सड़क पर गिरा। उसके साथ ही ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज सुनाई दी और उस शख्स की चीख सुनाई दी। मैंने अपनी जगह से उठते हुए उस तरफ देखा। तेज रफ्तारी से आने वाली एक कार उसके ऊपर चढ़ गई। कार के अगले दोनों पहिए उसे कुचलते हुए आगे निकल गए थे और वो पिछले पहिए के नीचे दब गया था। लोग कार की तरफ दौड़े और मैंने उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन चंद ही गज आगे निकला था कि एक हाथ ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके साथ ही एक निस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई, इस तरफ, जल्दी तेज भागो। वो एक लड़की थी जो मेरा हाथ पकड़कर दौड़ती हुई एक तंग और तारीक सी गली में दाखिल हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कौन है। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो मेरी हमदर्द थी और मुझे इस मुसीबत से निकालना चाहती थी। लोगों ने मुझे और चोपड़ा को लड़ते हुए देखा था। मैंने चोपड़ा को धक्का देकर सड़क पर गिराया था और कार ने उसे कुचल दिया था। मेरा ख्याल था कि कुछ लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भी दौड़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। आसपास मौजूद सभी लोग कार की तरफ दौड़ पड़े। वो लड़की मुझे खींचती हुई एक और अंधेरी गली में मुड़ गई। उसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। तकरीबन 50 गज का फासला तय करके गली से निकलकर जब हम रोशनी में पहुंचे तो वो लड़की रुक गई। आगे बाजार था और बाजार में इस तरह दौड़ना हमें मशकूक बना सकता था। रोशनी में पहुंचकर मैंने गर्दन घुमाकर उस लड़की की तरफ देखा तो उछल पड़ा। वो सुमित्रा थी, अचाल शिवा मंदिर के पुरोहित पंडित भेरू सिंह की रखेल, जिसने 2-2.5 महीने मेरी खिदमत की थी। सुमित्रा मुस्कुरा दी। मुसलसल दौड़ते रहने से उसका सांस फूल गया था। उसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने कहा, तुम जिंदा हो? सुमित्रा ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, यहाँ बात करने का मौका नहीं है। मेरी गाड़ी उस मोड़ के दूसरी तरफ खड़ी है। हम इस इलाके से निकल जाएं तो बात करेंगे। हम तेज तेज चलते रहे। मोड़ घूमकर तकरीबन 50 गज आगे शॉपिंग सेंटर के सामने वो नीले रंग की एक फिएट कार के करीब रुक गई। कंधे पर लटकते हुए बैग से की रिंग निकाला, ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई और पैसेंजर सीट की तरफ झुकते हुए उसने दरवाजे की लॉक हटा दी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। सुमित्रा ने इंजन स्टार्ट करके कार एक झटके से आगे बढ़ा दी और यू टर्न लेते हुए उसे मेन रोड पर ले आई। उसका रुख उस मकाम के मुखालिफ सम्त में था जहां हंगामा हुआ था और हम जल्द ही उस इलाके से दूर निकल गए। मैं सुमित्रा की तरफ देख रहा था। उसने नीली जीन्स और सफेद ओपन शर्ट पहन रखी थी। उसे देखकर मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई थी। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो भी मंदिर की आग में जलकर राख हो चुकी होगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे हैरत हो रही है
मैं तो समझा था कि शायद तुम लोग भी। सुमित्रा ने मेरी बात काटी, बोली हम सब बच गए थे। मेरा मतलब है मैं, ललिता और पंडित जी। अगर हम चंद मिनट मंदिर में रह जाते तो दूसरों के साथ जलकर भस्म हो चुके होते। मैंने कहा लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? वो बोली तुम 2-2.5 महीने मंदिर में रह चुके हो। आखिरी मर्तबा जब तुम मंदिर वाले बंगले से निकले थे तो तुमने सर, दाढ़ी, मूछें और भवें तक साफ कर दी थी और ये शुभ काम मेरे ही हाथों अंजाम पाया था। लेकिन उससे पहले तुम इस हुलिये में थे, इसलिए उस वक्त तुम्हें देखकर मुझे पहचानने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैंने तुम्हें उस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए देख लिया था। मैं सामने की तरफ से आ रही थी। मैं भी तुम्हारे पीछे ही रेस्टोरेंट में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के साथ वाली मेज पर चोपड़ा को एक चुड़ैल के साथ बैठे देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। चोपड़ा वही आदमी है जिससे तुम्हारा भी दंगा हुआ था। मैंने कहा हाँ, उसने मुझे अपना नाम बताया था, लेकिन क्या तुम उसे पहले से जानती थी? सुमित्रा बोली वो शंकर के पाले हुए चंद हरामियों में से एक है। मैंने कहा था। तुम भी देख चुकी हो कि वो कार के नीचे आकर कुचला गया था और अब तक नर्क में पहुंच चुका होगा। वो बोली भगवान करे ऐसा ही हो। बहरहाल मैं बाहर ही कुछ दूर मोड़ पर रुककर तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करती रही और जब तुम बाहर निकले तो चोपड़ा भी तुम्हारे पीछे ही था। मेरा माथा ठनका और मैं भी तुम दोनों के पीछे चलने लगी और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। खैर ये भी अच्छा हुआ कि वो अकेला था, अगर उसके साथ कोई और होता तो शायद फिर मुझे मुदाखलत करनी पड़ती। मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। कहा क्या मतलब? उसने मुस्कुराते हुए कहा मैंने कंधे पर लटके हुए बैग में पिस्तौल पर हाथ रखा हुआ था, लेकिन उसकी जरूरत पेश नहीं आई। तुम अकेले ही उसके लिए काफी साबित हुए। मैंने कहा अब तक तो इन पर भारी पड़ रहा हूँ। बहरहाल अब तुम बताओ तुम लोग मंदिर से कैसे निकले? वो बोली कैंप की तबाही की खबर हमें सुबह 11 बजे मिल गई थी। गुरु को न जाने किस बात का अंदेशा था कि उसने वहां से भागने की तैयारी कर ली। सोना, रुपया और जरूरी चीजें समेट कर हम बंगले में आ गए और सुरंग का रास्ता अंदर से बंद कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। शाम को थोड़ी ही देर के बाद नागराज के आदमी मंदिर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा बंद करके मंदिर के अंदर हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। उस वक्त मंदिर में सैकड़ों यात्री मौजूद थे, बच्चे भी, बूढ़े भी और औरतें भी। एक औरत ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की तो नागराज के किसी आदमी ने गोली चला दी। मंदिर के अंदर भगदड़ मच गई, कई लोग कुचले गए। नागराज के आदमी पेट्रोल छिड़कते और गोलियां चलाते रहे और फिर उन्होंने बाहर निकलते हुए आग लगा दी। दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और बाहर भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब ये सब कुछ हो रहा था मैं कुछ चीजें लेने के लिए गुरु के ऊपर वाले कमरे में गई थी। मैंने आकर गुरु को बताया तो हम एक लम्हा जाया किए बगैर वहां से भाग निकले। इस गाड़ी का इंतजाम दिन में ही कर लिया गया था। हम बर वक्त वहां से निकल आए थे क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद देखते ही देखते मंदिर की तमाम इमारतों में आग भड़क उठी। वो बंगला जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूँ गुरु भेरू की मिल्कियत है, जो उसने 2 साल पहले बनवाया था। उस बंगले की तामीर के लिए मुख्तलिफ शहरों से मजदूर और कारीगर मंगवाए गए थे। बंगले की तामीर के बाद वो सब मजदूर और कारीगर यक के बाद दीगरे पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए, क्योंकि गुरु नहीं चाहता था कि उस बंगले के तहखानों का कोई राजदार जिंदा रहे। किसी को कभी ये मालूम नहीं हो सका कि वो बंगला पंडित भेरू सिंह की मिल्कियत है और यही वजह है कि आज हम बड़े सुकून से वहां जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि नागराज यही समझ रहा है कि पंडित भेरू भी मंदिर की आग में जलकर भस्म हो गया। मैंने कहा पंडित भेरू ने यह नहीं सोचा कि नागराज ने मंदिर को आग क्यों लगाई। वो बोली नागराज को पता चल गया था कि तुम 2-2.5 महीने तक उस मंदिर में छुपे रहे हो। 1 रोज पहले तक वहीं थे। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा और नागराज को ये बात किसने बताई थी? पंडित भेरू को किस पर शुबा था? सुमित्रा ने कहा उसका पहला शुबा तुम पर था। उसका ख्याल था कि कैंप में धमाकों के बाद तुम पकड़े गए हो और नागराज ने तशद्दुद करके तुमसे सब कुछ मालूम कर लिया है और उसे बड़ा दुख हुआ था। लेकिन कई रोज के बाद जब यह इंकिशाफ हुआ कि नागराज को ये राज छम्या ने बताया जो जख्मी हालत में उनके हाथ लग गई थी, अब गुरु को ये अफसोस हो रहा था कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचा। तुम्हारे बारे में सुनते रहते थे। गुरु तुमसे राब्ता करना चाहता था मगर तुम तो छल्लावा निकले। अभी यहाँ अभी वहाँ मैं और ललिता तुम्हारी खोज में फिरती रही थी। ये भी अच्छी बात है कि हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता था कि हम पंडित भेरू की दासियां हैं, इसलिए हम आजादी से घूमती रहीं। ललिता तो तुम्हारी खोज में बेला के जरिए शंकर तक पहुंच गई और हरामी शंकर ने गला घोंट कर उसे हलाक कर दिया। सुमित्रा की आवाज भर्रा गई। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं चौंक गया। कहा ओह ये कब की बात है? वो बोली तकरीबन 1 महीने पहले की। बाद में पता चला कि ललिता ने शंकर को हरामी कहकर उसके मुंह पर थूक दिया था। उसने तैश में आकर ललिता का गला घोंट दिया और अब मैं गुरु के साथ अकेली हूँ। गुरु तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। मैंने कहा 1 मिनट, अगर मैं अपनी 1-2 साथियों को हमराह ले लूं तो पंडित को कोई एतराज तो नहीं होगा। दरअसल मेरी वजह से उनकी जिंदगियां भी खतरे में हैं। मेरे जहन में अचानक ही ख्याल आया था कि रेस्टोरेंट की वेट्रेस ने मुझे पहचान कर चोपड़ा को बता दिया था।
उससे पहले वेटर से मैंने रत्ना के बारे में दरियाफ्त किया था। अगर उसे शुबा हो गया तो वो रत्ना से मेरा कोई ना कोई ताल्लुक जोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। ऐसी सूरत में रत्ना का मकान महफूज नहीं था। सुमित्रा ने कहा, गुरु को क्या एतराज होगा, वो तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। मैंने कहा, तो फिर कार को अगले चौक में बाईं तरफ मोड़ लो। तकरीबन 15 मिनट के बाद कार रत्ना के मकान के सामने खड़ी थी। दरवाजा खुलने पर सुमित्रा भी मेरे साथ ही अंदर आ गई। उसे देखकर रत्ना वगैरह की आंखों में उलझन सी तैर गई। मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, हो सकता है 2-3 घंटों तक वो लोग कोई नतीजा अखज न कर सकें, लेकिन उसके बाद ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं होगी, इसलिए तुम लोग हमारे साथ चलो। रत्ना तो फौरन अपनी चीजें समेटने लगी। राधा भी तैयार हो गई, लेकिन लक्ष्मी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोली, मैंने जीवन में सिर्फ एक आदमी से प्रेम किया था और वो था शंकर। वो भी मुझे चाहता था, मगर 2 साल पहले एक मामूली सी बात पर हमारा झगड़ा हुआ और उसने मुझे भरे बाजार में रुस्वा कर दिया। मैं अगर उसकी तरफ लौट जाती तो वो सब कुछ भूल जाता और मेरे चरणों पर गिरकर माफी मांगता, मगर मेरे सीने में तो इंतकाम की आग सुलग रही थी और मैं 2 साल तक उसी आग में जलती रही और बिलाखिर मैंने उसे अपने हाथों से खत्म कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अब भी उसे उतना ही चाहती हूँ जितना पहले दिन चाहती थी। नहीं नाजी, तुम लोग जाओ, भगवान तुम सबकी रक्षा करे, तुम्हें कोई कष्ट न उठाना पड़े। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, मैं वापस जा रही हूँ। शंकर के आदमी यकीनन मेरी तलाश में होंगे। मैं अपना जीवन देकर ही अपने इस अपराध का प्रायश्चित कर सकती हूँ। हम सब अजीब सी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम सब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और हमसे पहले ही मकान से निकल गई। 5 मिनट बाद हम लोग बाहर निकले। मैंने गली में देखा, लक्ष्मी रात की तारीकी में कहीं गायब हो चुकी थी। पंडित भेरू मुझे देखकर वाकई बहुत खुश हुआ था और मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। वो किसी तरफ से भी मंदिर का पुजारी नहीं लगता था। बेहतरीन तराश का ग्रे कलर का पैंट सूट, क्लीन शेव, चमकती हुई आंखें और सर पर तकरीबन 3 इंच लंबे बाल थे जो बड़े सलीके से सेट थे। पैरों में चमकते हुए कीमती स्लीपर थे और हाथ में खूबसूरत वॉकिंग स्टिक। वो किसी भी तरह पुजारी नहीं लगता था। अलबत्ता इस हुलिये में उसे बड़ी आसानी से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या किसी स्टेट का राजा समझा जा सकता था। मेरे साथ राधा और रत्ना की मौजूदगी पर उसने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि वो तो खुश हुआ। एक सरसब्ज पहाड़ी पर वाकई ये 2 मंजिला बंगला बहुत बड़ा था। इसके चारों तरफ तकरीबन 10 एकड़ जमीन थी जो ऊंची 4 दीवारी से घिरी हुई थी। मैं रात के वक्त बाहर का हिस्सा तो नहीं देख सका, लेकिन पंडित भेरू हमें बंगले के अंदर घुमाता रहा। ग्राउंड फ्लोर पर निस्फ दर्जन वसी और अरीज बेडरूम्स थे जो हर किस्म के साजो सामान से आरास्ता थे। पंडित भेरू का कमरा तो इशरत कदा ही लगता था। उसने अपनी अय्याशी का हर सामान यहाँ जमा कर रखा था। मरकजी हॉल कमरा बहुत वसी और अरीज था। उसके एक तरफ जदीद तरीन बार बना हुआ था, जिसके पीछे दीवार के साथ शेल्फ में बढ़िया तरीन इंग्लिश शराब की बोतलें सजी हुई थी। ऊपर की मंजिल पर भी तकरीबन उतने ही कमरे थे। वहां भी हॉल कमरे के एक हिस्से में छोटा सा शराब खाना बना हुआ था, लेकिन भेरू ने उस वक्त हमें वो तय खाना नहीं दिखाया। अलबत्ता मुझे एक ऐसे कमरे में ले गया जिसे देखकर मैं मजीद हैरान हुए बगैर न रह सका। पंडित भेरू ने अपनी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर रखा था। उस कमरे में कई मॉनिटरिंग सेट रखे हुए थे। हर सेट की स्क्रीन पर बंगले के बैरूनी हिस्सों के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाई दे रहे थे। गेट पर भी कैमरे लगे हुए थे। कोई शख्स नजरों में आए बगैर दाखिल नहीं हो सकता था। अगर कोई किसी तरह फसील से कूदने में कामयाब हो भी जाए तो इस कमरे में एक अलार्म बज उठता। उस अलार्म का एक कनेक्शन भेरू के बेडरूम में भी था। रात को उसका स्विच ऑन कर दिया जाता। पंडित भेरू मुझे ये सारा सिस्टम समझा रहा था और उधर सुमित्रा, राधा और रत्ना को बंगले के बारे में बता रही थी। बिलाखिर हम सब हॉल कमरे में जमा हो गए और सुमित्रा भोजन तैयार करने के लिए किचन में घुस गई। मेरी हैरत किसी तरह खत्म नहीं हो रही थी। पंडित भेरू जिसे मंदिर में देख कर घिन और कराहत आती थी, ऐसा मॉडर्न साबित होगा मैं सोच भी नहीं सकता था। खाने की मेज पर इस्तेमाल होने वाली क्रॉकरी भी चीन और जापान की थी। इस आलीशान बंगले में कोई भी चीज हिंदुस्तानी नजर नहीं आ रही थी। राधा और रत्ना को अगरचे अलग अलग कमरे दिए गए थे, मगर वो एक ही कमरे में सोई थी। मैं और पंडित भेरू रात को देर तक हॉल में बैठे बातें करते रहे। उसको सबसे ज्यादा फिक्र नागराज की थी। उसने कहा, मैं सारी जिंदगी इस तरह खौफ के साए में नहीं गुजार सकता। जब तक नागराज जिंदा है मेरे सर पर भी तलवार लटकी रहेगी। मेरे तमाम वफादार साथी उस रात आग में भस्म हो गए। उनमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। मुझे तुम्हारी तलाश थी। तुम्हारी खोज में ललिता भी जीवन खो बैठी। मैंने ये सब कुछ बड़ी मेहनत से बनाया है और इसे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जब तक नागराज जिंदा है मैं इस दौलत से फायदा नहीं उठा सकता। ये आलीशान बंगला मेरे लिए एक खूबसूरत कैद खाना है। आजाद होते हुए भी मैं इस बंगले से बाहर नहीं निकल सकता। वो एक बार फिर खामोश हो गया, फिर बोला,
मैंने तुम पर विश्वास किया है। एक ऐसे वक्त में तुम्हारी मदद की जब मौत के देवता तुम्हारा ताक़ुब कर रहे थे। बेशक तुमने भी मेरी मदद की। मेरे दुश्मनों के खिलाफ सफारा हो गए, मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। तुमने मेरी खातिर बहुत कुछ किया। नागराज के आदमियों को चुन चुन कर हलाक कर दिया। हमारा भी बहुत नुकसान हुआ, मगर आज भी हम उस जगह खड़े हैं जहां पहले दिन थे। मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो हमें मिलकर सोचना होगा। नागराज यहाँ से भागने का मंसूबा बना रहा है। अगर वो निकल गया तो फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। हमारी सारी मेहनत रायगां जाएगी। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, उस वक्त तक मैं अपने आप को गैर महफूज समझता रहूंगा, और तुम्हारी जिस मकसद के लिए ये जंग है वो भी पूरा नहीं होगा। हमें इस नाग का सर कुचलना होगा। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, मैंने नागराज का ठिकाना मालूम कर लिया है। सिर्फ 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें भी आजादी मिल जाएगी और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम अब तक यहाँ क्यों टिके हुए हो। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम कहीं भी जाकर ऐश की जिंदगी गुजार सकते हो। वो बोला, ना तो मैं ये सब कुछ यहाँ छोड़ सकता हूँ और ना ही साथ ले जा सकता हूँ। आओ मेरे साथ। हम उसके बाथरूम में आ गए। बाथरूम में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी शानदार फिटिंग्स लगी हुई थी। एक तरफ संगमरमर का बहुत बड़ा बाथटब था। उसने दीवार पर लगी हुई एक नॉब दबा दी। बाथटब ऊपर उठता चला गया। उसके नीचे सीढ़ियां थीं। वो तहखाना देखकर मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। बहुत वसी वरीज और बहुत शानदार तहखाना था। वो मुझे एक वसी कमरे में ले गया और उस कमरे के मंजर देखकर मैं पलकें झपकना भूल गया। दीवारों में शीशे के दरवाजे वाली बड़ी बड़ी अलमारियां बनी हुई थीं और उन अलमारियों में सोने की लातादाद और छोटी बड़ी मूर्तियां, सोने चांदी के जेवरात और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वो बड़ी बड़ी अलमारियां ऐसी थीं जिनमें नोटों के बंडल भरे हुए थे। बिलाशुबा तहखाने का सिर्फ ये एक कमरा अरबों रुपए की मालियत का था, और ये वो सब चीजें थीं जो मंदिर में भेंट की जाती थीं। पंडित भेरू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं ये सब कुछ छोड़कर जा सकता हूँ? इस बंगले में तैयारी पर भी मंदिर की कम से कम 2 साल की आमदनी खर्च हुई है। आओ मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊं। वो मुझे एक और कमरे में ले गया। उसने दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड का कवर खोल दिया। उसके अंदर भी एक बटन लगा हुआ था, जिसके दबाते ही दाएं तरफ वाली दीवार शक हो गई। दूसरी तरफ एक सुरंग थी जिसमें दूर तक रोशनी हो रही थी। पंडित भेरू ने कहा, यह सुरंग यहाँ से निस्फ मील दूर पहाड़ी के दामन में एक कॉटेज पर खत्म होती है। इस सुरंग पर मेरे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। किसी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से निकलने का ये महफूज तरीन रास्ता है, और इस रास्ते से सिर्फ मैं और सुमित्रा वाकिफ हैं। तीसरे आदमी तुम हो। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं तुम पर कितना विश्वास करता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है। आओ ऊपर चले। हम ऊपर आ गए। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। उसके बाद भी हम देर तक बातें करते रहे, और फिर मैं सोने के लिए उस कमरे में आ गया जो मेरे लिए मखसूस था। मैं बिस्तर पर लेटा देर तक पंडित भेरू के बारे में सोचता रहा। धर्म को खराब करने वाले यही पंडित और पुजारी लोग थे, और इसलिए धर्म पर से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा था।